नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जिसका नाम है जनरल एक्सेप्शंस। ये शुरू होता है सेक्शन 76 से और कवर करता है 106 सेक्शन तक। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। देखो यार, एक्सेप्शन जनरली वही चीज़ होती है जिस पर नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होते। आईपीसी में बात करें तो हर वो ऑफेंस जो कि ऑफेंस नहीं माना जाता है कुछ कंडीशंस के अंदर, वो एक्सेप्शन होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जो ऑफेंस करने वाला है उसकी ऑफेंस करते समय मानसिक स्थिति ठीक ना हो सकता है उसकी उम्र 7 साल से कम हो सकता है जब उसने ऑफेंस किया वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर यानी अपने बचाव के लिए वो ऑफेंस कर रहा हो सकता है उससे वो ऑफेंस अनजाने में हुआ, उसकी इंटेंशन ना हो। ऐसे बहुत सारे और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो एक्सेप्शन के दायरे में आएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन की, यानी 76, जहां से ये चैप्टर शुरू होता है। पर उससे पहले आपको एक बात समझनी है, एक मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया फैक्टाई डथ एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर आपको फैक्ट की जानकारी नहीं है तो ठीक है, आप उसका एक्सक्यूज ले सकते हो और ऑफेंस से बच सकते हो। लेकिन अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपने रेड लाइट जंप कर दी तो आप हवलदार से ये नहीं कह सकते कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट जंप करने पे फाइन भी लगता है, वरना मैं नहीं करता। ये कोई मतलब नहीं हुआ है ना, फाइन आप पे फिर भी लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। 76 में कहा गया है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। क्या मतलब है? दो शब्द हैं, गुड फेथ यानी अच्छी नीयत से, बाउंड बाय लॉ यानी कि अगर आप किसी ड्यूटी के अंदर हो, कोई ड्यूटी आप पर इम्पोज की गई है और आप कोई एक्ट कर रहे हो, तो उसके रेपरकशंस के लिए उसके लिए आप लायबल नहीं हो, चाहे वो कोई ऑफेंसी क्यों ना हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वो जो एक्ट है वो लीगल एक्ट होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सोल्जर है, उसको उसके सुपीरियर ने ऑर्डर दिया कि वो जो सामने भीड़ है ना उस पर फायर करो। अब क्या वो ऑफेंस होगा या नहीं होगा? वो अपराध नहीं होगा अगर वो जो ऑर्डर सुपीरियर ने दिया है वो इन कन्फर्मिटी विद द लॉ है, यानी कि एक लीगल ऑर्डर है। हो सकता है ऐसी कोई कंडीशन हुई हो कि वो जो भीड़ है उसके पास पेट्रोल पंप है, उन्होंने कुछ जीप जला दी है, कुछ ऑफिसर्स को घायल कर दिया है और ऐसी कंडीशन बना दी है कि फायर करने के अलावा उनको रोकने का कोई और चारा नजर नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में जब ऑफिसर कमांड देता है कि फायर करो तो सोल्जर लायबल नहीं होगा। ठीक है जी। सेक्शन 77 और 78 में जज के प्रोटेक्शन की बात की गई है। अगर जज कोई भी जजमेंट देता है, चाहे वो बाद में वो जजमेंट गलत साबित हो किसी भी कारण से, हो सकता है कुछ फैक्ट्स उसमें मिसिंग हो सकता है वो जुरिस्डिक्शन के बाहर हो, तो भी आप जज को लायबल नहीं ठहराओगे। ऐसा इसलिए होता है ताकि जज इंडिपेंडेंटली पूरी अथॉरिटी के साथ ब्रेवली किसी भी निर्णय को ले, पूरे साहस के साथ, बिल्कुल भी ये घबराए ना कि उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। अदरवाइज वो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा, घबराने लगेगा कोई भी जज लेने से कोई भी जजमेंट देने से पहले, है ना। और दूसरा सेक्शन 78 ये कहता है कि अगर कोई जज कोई भी जजमेंट देता है और उस जजमेंट का पालन करने में कोई भी ऑफेंस हो जाता है किसी व्यक्ति से, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा कानून के अंदर, चाहे वो जजमेंट मान्य हो बाद में या ना मान्य हो। लेकिन उसके लिए तो वो मान्य था ना, वो जुरिस्डिक्शन के अंदर ही था, जिस कोर्ट ने उसको दिया उसके हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से वो जजमेंट बिल्कुल सही था। चाहे बाद में ये पता चल जाए कि उस कोर्ट ने जिसने जजमेंट दिया वो जजमेंट उसके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं था, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति था वो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहा था, उसको कोई भी सजा नहीं होगी, कोई अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 79 में कहा गया है, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ। पहले हम कह रहे थे बाउंड बाय लॉ, यहाँ पे हम कह रहे हैं जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि वैसे तो वो ऑफेंस होता अदरवाइज अगर कोई भी आदमी करता, लेकिन वो जस्टिफाई कर दिया गया है क्योंकि इंटेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ एक ऐसी कंडीशंस बन रही है जहां पर कि कानून उसको जस्टिफाई करता है, कानून उसको वैधता देता है कि हाँ जी अगर ऐसी कंडीशन में आपने इस काम को किया है तो वो मर्डर या मर्डर कह रहा हूँ, मर्डर तो एक उदाहरण है, वो एक्ट नहीं है, ऐसा क्रिमिनल एक्ट नहीं है जिसके लिए आपको कोई भी सजा होगी। जैसे कि इसमें एक इलस्ट्रेशन भी दी गई है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा और उसे लगा कि वो किसी का मर्डर कर रहा है, ये सोचकर उसने उसको पकड़ा और पुलिस के पास ले गया और उसकी कंप्लेंट कर दी कि ये व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा था, इस पर कार्रवाई करी है। बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति जो था वो तो प्राइवेट डिफेंस के अंदर काम कर रहा था, वो तो अपना ही बचाव कर रहा था। तो क्या अब झूठी कंप्लेंट के लिए या किसी भी और कारण से उस व्यक्ति पर कोई भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, कोई सजा मिल सकती है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी नीयत
खराब नहीं थी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो जो उसे ठीक लगा, जो उसे सच लगा, उसी पर उसने लीगली एक्ट किया। ठीक है जी, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक उदाहरण है जो सेक्शन 79 में हमें पता चलता है। तो ये यहाँ पर भी वो मैक्सिम लागू होती है कि अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर आपको लॉ नहीं पता है तो ऑफेंस होगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ज़्यादातर जो ऑफेंसेस होते हैं ना, अगर उसमें गिल्टी इंटेंशन है तो ऑफेंस होंगे, अगर गिल्टी इंटेंशन नहीं है तो नहीं होंगे। बहुत कम ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पर इंटेंशन का कोई बहुत ज़्यादा मायना नहीं होता है, वो इंटेंशन हो या ना हो फिर भी वो ऑफेंस माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर में गिल्टी इंटेंशन एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है हर एक ऑफेंस का। ठीक है जी। सेक्शन 80D जो सेक्शन 80 है उसके अंदर बात की गई है एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून की। एक्सीडेंट मतलब जिसमें सामने वाले का नुकसान हो रहा है, मिसफॉर्चून मतलब जिसमें दोनों का नुकसान हो रहा है, आपका भी हो रहा है, सामने वाले का भी हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जब भी कोई ऑफेंस किया जाएगा तो वो ऑफेंस के दायरे में नहीं आएगा, उसमें कोई सज़ा नहीं होगी। जैसे एक व्यक्ति है, कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, सारी सावधानी बरत के काम कर रहा है, फिर भी उसकी कुल्हाड़ी का ऊपरी हिस्सा कुल्हाड़ी से निकल करके, लकड़ी से अलग होकर के उछल के कहीं पे चला जाता है और किसी को लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या ऐसे में वो अपराध माना जाएगा? वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन किसी की मृत्यु करने की या चोट पहुंचाने की बिल्कुल भी नहीं थी और उसने पूरी सावधानी बरती थी। अब बात करते हैं सेक्शन 81 से 86 तक। ये सारे के सारे सेक्शंस जो हैं एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट की बात करते हैं, यानी कि ऑफेंस तो हुआ है लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन नहीं। देखो 81 क्या कहता है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, यानी कि किसी भी दूसरे नुकसान को, किसी भी बड़े नुकसान को अवॉइड करने के लिए कोई छोटा रिस्क आपने ले लिया तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर कोई स्टीमर का कैप्टन है, कोई पानी में जो स्टीमर चलते हैं ना, उसका कोई कैप्टन है, वो सही दिशा में जा रहा है, सही स्पीड पे जा रहा है, लेकिन अचानक उसके सामने एक बोट आ जाती है जिसमें 20 से 30 लोग सवार हैं। अगर वो सामने चलता है तो उस बोट से टकराएगा, अगर वो टर्न लेता है तो वहाँ पे एक और बोट है जिसमें 2 से 3 लोग सवार हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर वो टर्न लेता है और दूसरी वाली जो बोट है जिसमें 2 से 3 लोग हैं उसको कोई नुकसान पहुंचता है या लोगों की जान भी जाती है, तो भी उस कैप्टन को लायबल नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन जो थी वो नुकसान से बचने की थी, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने की थी। ठीक है जी। सेक्शन 82 और 83 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात की गई है, यानी कि अगर 7 साल से कम उम्र है तो कोई ऑफेंस नहीं है, 7 साल से ज़्यादा उम्र है या 12 साल से कम उम्र है तो ये देखा जाएगा कि क्या चाइल्ड इतना मैच्योर था जो क्राइम उसने किया, उसको करने के लायक उसमें मैच्योरिटी थी। अगर थी तो सज़ा मिलेगी, नहीं थी तो वो बरी हो जाएगा। सेक्शन 84 कहता है अनसाउंड माइंड के बारे में कि क्या जो व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या उसको हम अपराधी ठहरा सकते हैं उसके किसी भी अपराध के लिए। तो 84 ये कहता है कि जिस समय उसने अपराध किया, अगर उस समय उसकी मानसिक स्थिति खराब थी तो वो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो इस कैपेबिलिटी में नहीं था कि वो जज कर सके कि वो क्या कर रहा है, वो सही है या गलत है, वो लीगल है या इलीगल है। ठीक है जी, तो वो अपराध से बरी हो जाएगा। सेक्शन 85 और 86 डील करते हैं इंटॉक्सिकेशन, यानी नशे की हालत में अपराध करने के बारे में। तो इंटॉक्सिकेशन में भैया जो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, यानी कि आपने अपनी इच्छा से खुद नशा किया है और फिर अपराध कर दिया, तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने ज़बरदस्ती आपको नशे की हालत में पहुंचाया है, या फिर आपको नॉलेज ही नहीं है कि कैसे आपको नशा करवाया गया, हो सकता है आपकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया, आपको पता ही नहीं, और फिर कोई अपराध हो गया, तो उसमें आपको एक्सक्यूज़ मिल जाएगा, आपको रियायत दी जाएगी। ठीक है जी। सेक्शन 87 से लेकर 92 तक बात की गई है कंसेंट की, यानी स्वीकृति की। अब इसमें जनरली जो प्रावधान है वो आप ये मान के चलिए कि अगर कोई भी इंसान कोई भी एक्ट की स्वीकृति दे देता है अपनी तरफ से, कोई भी कंसेंट दे देता है और उसके बाद उसी एक्ट के द्वारा उसको कोई नुकसान पहुंचता है, तो वो कोई ऑफेंस के दायरे में नहीं आएगा। जैसे 87 में बताया गया कि 2 लोग हैं, दोनों कंसेंट देते हैं अपना कि हम आपस में तलवारबाजी खेलेंगे, है ना, मज़े मज़े में खेलते हैं, तलवार असली है, किसी को चोट लग जाती है या मृत्यु भी हो जाती है तो भी दूसरा इंसान लायबल नहीं है, क्योंकि कंसेंट दिया गया है। 88 में बात करें तो वो कहता है कि भैया कोई इंसान अगर अपने कंसेंट से डॉक्टर के पास आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बस बचा लो, और फिर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसकी हालत देखता है और उसका वो देखकर ये पता लगाता है कि इसका तो अभी अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में इसकी जान भी जा सकती है, लेकिन अगर नहीं किया तो ज़रूर जाएगी। तो ऐसे केस में उस पेशेंट ने कंसेंट भी दिया है और ऑपरेशन करना ज़रूरी भी है,
डॉक्टर ने इस नियत के साथ कि वो बच जाए ऑपरेशन किया और फिर भी उसकी मृत्यु होगी तो डॉक्टर लायबल नहीं होगा क्योंकि कंसेंट दिया गया है। ठीक है जी। सेक्शन 89 में कह रहा है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाई और बाई कंसेंट ऑफ गार्जियन। अब अगर गार्जियन या तो कंसेंट दे दे किसी आदमी को अपने चाइल्ड पर कुछ भी करने के लिए या किसी इनसेन पर्सन पर कुछ भी करने के लिए, या फिर वो गार्जियन खुद ही कुछ कर रहा हो जिसकी वजह से उस चाइल्ड को या इनसेन पर्सन को, जो कि पागल आदमी है, उसको कोई भी नुकसान पहुंच जाए या उसकी डेथ भी कॉज हो जाए, तो उसमें वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा गार्जियन या फिर वो व्यक्ति जो कि एक्ट कर रहा है गार्जियन के कंसेंट के बाद, अगर वो काम गुड फेथ के अंदर यानी कि अच्छी नीयत के साथ किया गया है, उस चाइल्ड के या इंसेन पर्सन के भले के लिए किया गया है। ठीक है जी। जैसे सर्जन वाला ही अगर हम एग्जांपल ले लें कि जी गार्जियन कहता है कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन करो, अब डॉक्टर करता है और ऑपरेशन में उस बच्चे की मौत हो जाती है, तो क्या डॉक्टर लायबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या गार्जियन लायबल होगा? वो भी नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो बच्चे के ट्रीटमेंट को ध्यान में रखकर वो ऑपरेशन कर रहे थे, उसको ठीक करना चाहते थे, उनकी नीयत अच्छी थी, गलत नहीं थी, इसलिए वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 90 में देखो, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट और बाय अ चाइल्ड और बाय एन इनसेन पर्सन। तो अगर कोई भी कंसेंट आपने डर के वजह से दिया है या मिसकंसेप्शन यानी गलत जानकारी की वजह से दिया है, या किसी बच्चे ने जो 12 साल से कम की उम्र का है उसने कोई कंसेंट दिया है, या किसी इनसेन पर्सन ने कंसेंट दिया है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसा कोई कंसेंट मान्य नहीं होता है लीगल सिस्टम में। ठीक है जी, उनका कंसेंट कोई कंसेंट नहीं है। सेक्शन 91 में कहा गया है कि वो एक्ट जो इंडिपेंडेंटली भी इलीगल हैं, उनके लिए अगर कंसेंट भी आपके पास तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी इलीगल है, फिर भी वो ऑफेंस माना जाएगा। जैसे कि अगर आप अपनी वाइफ का अबॉर्शन कराते हो, बेशक वाइफ ने कंसेंट दिया है, वो फिर भी इलीगल माना जाएगा, फिर भी आपको सजा होगी, क्योंकि अबॉर्शन अपने आप में ही एक ऑफेंस है। चाहे वाइफ को नुकसान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वाइफ ने कंसेंट दिया है नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कंडीशन है, अगर डॉक्टर ये कहता है कि आपकी पत्नी को जान का खतरा है और एबॉर्शन कराना बहुत ज़रूरी है, उस समय आपने उसकी लाइफ को बचाने के लिए एबॉर्शन किया, तो यहाँ पर आपको जो एक्सक्यूज़ मिल जाएगा और आपको कोई भी सज़ा नहीं होगी, वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। देख रहे हो, बार बार जो है वो सवाल नियत पे उठ रहा है, आपके एक्ट से ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप क्या सोच के उस एक्ट को कर रहे थे, किन परिस्थितियों में कर रहे थे। सेक्शन 92 में कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, यानी कि कई बार इतना वक्त ही नहीं होता आपके पास कि आप दूसरे व्यक्ति का कंसेंट ले सको, उसकी स्वीकृति ले सको, लेकिन आपको एक्ट करना पड़ जाता है। जैसे अगर किसी टाइगर ने एक बच्चे को उठा लिया और उसको लेके जा रहा है, तो उस बच्चे की जान बचाने के लिए आप फायर करते हो उस टाइगर पे, लेकिन गोली लग जाती है बच्चे को, तो क्या आप ऑफेंस के दायरे में आओगे? नहीं आओगे, आपको ऑफेंडर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी नियत थी बच्चे को बचाना, ना कि उसको मारना। ऐसे ही अगर कोई जो घर है वो जल रहा है, उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है, उसको बचाने के लिए वो फर्स्ट फ्लोर पे है, नीचे आना संभव नहीं है, आप उसको ऊपर से ही नीचे फेंक देते हो ये सोचकर कि जो नीचे लोग खड़े हैं वो उसको बचा लेंगे। अगर ऐसे में उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो क्या ये ऑफेंस के दायरे में आएगा? ये नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो नीयत थी वो उस बच्चे को बचाने की थी, ना कि मारने की। ठीक है जी। 93 में कहा गया है कि अगर आपने कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन करी है, कोई भी ऐसी बात कही है किसी व्यक्ति को जिसकी वजह से उसको कोई भी नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन वो बात उसके भले के लिए थी, आपकी नीयत थी उसको उसका भला करने की, बेशक उसको कोई नुकसान हो गया तो आप उसके लिए लायबल नहीं हो। जैसे कि एक सर्जन किसी व्यक्ति को बताता है कि आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, आप ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाओगे। हो सकता है वैसे वो इंसान जो है कुछ और दिन जी जाता, लेकिन उस शॉक से वो तुरंत मर जाता है, और डॉक्टर को ये बात पता थी कि इसका शॉक लग सकता है, लेकिन फिर भी उसको ये बताना उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये सच्चाई थी और ये डॉक्टर की जिम्मेदारी थी कि वो पेशेंट से कुछ भी ऐसी बात ना छुपाए जो उसके जीवन से रिलेटेड है। सेक्शन 94 जो है वो कहता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। अगर आपको धमकी दी जाती है किसी भी काम को करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा? देखो, 2 एक्सेप्शन है। आप इस केस में मर्डर नहीं कर सकते किसी का कि जी मुझे धमकी मिली थी जान की कि अगर ये नहीं करोगे तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा, अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे में आप किसी का मर्डर कर देते हो तो वो ऑफेंस माना जाएगा, मर्डर नहीं कर सकते आप किसी भी प्राइवेट डिफेंस में। और दूसरी चीज़ है कि आप स्टेट के खिलाफ कोई भी ऑफेंस नहीं कर सकते, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट भी इसके अंदर नहीं आते। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि आपको कोई थ्रेट मिला है, डेथ थ्रेट मिला है, तो उसमें आप लायबल नहीं होगे, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है जी।
क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे। सेक्शन 95 में कहा गया है कि अगर कोई स्लाइट हार्म होता है, स्लाइट हार्म मतलब कोई भी अगर ऑर्डिनरी इंसान को अगर वो चोट पहुंचती है तो वो उसकी कंप्लेंट भी नहीं कराएगा, इतनी छोटी चोट है, तो उसको भी ऑफेंस के दायरे में नहीं लाया जाता है। अब बचते हैं सेक्शन 96 से लेकर 106। इसमें सिर्फ प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है। देखो, सबसे पहला जो इसका प्रोविजन है वो कहता है कि अगर आपकी बॉडी को खतरा है या प्रॉपर्टी को खतरा है या फिर किसी दूसरे की बॉडी या प्रॉपर्टी को खतरा है, उस केस में आप उस व्यक्ति पर अटैक कर सकते हो, नुकसान पहुंचा सकते हो जो कि उस खतरे को के लिए जिम्मेदार है। ठीक है जी। दूसरा प्रोविजन कहता है कि प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जब कोई भी ऐसा इंसान जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है वो आप पर हमला करता है तो अपने बचाव में आपको पूरा अधिकार है उसको कोई भी तरह का नुकसान पहुंचाने का, लेकिन ना तो आप लायबल होगे अपने एक्ट के लिए और ना ही वो लायबल होगा अपने एक्ट के लिए। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आप इसलिए नहीं होगे क्योंकि आप प्राइवेट डिफेंस के अंदर काम कर रहे हो। तीसरा है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कुछ ऐसे एक्ट्स भी होते हैं जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस काम नहीं करता है, जैसे कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको ऑर्डर मिला है कुछ करने के लिए, हो सकता है आपका घर तोड़ने का ऑर्डर मिला हो और आप उसको फिजिकली एजॉल्ट कर रहे हो, कोई भी तरीके का नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर नहीं आएगा, वो ऑफेंस के अंदर आएगा। या फिर कोई भी इंसान पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे काम कर रहा है, ऐसा ही कुछ काम जो शायद आपको नुकसान पहुंचाए और आप कहो कि जी मैं तो प्राइवेट डिफेंस में उसको मैंने मार दिया या उसको कोई चोट पहुंचा दी, वो भी ऑफेंस के दायरे में आएगा। आप इस चीज़ का एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो क्योंकि वो ऑफिशियल ड्यूटी पे है, गवर्नमेंट की ड्यूटी पे है। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आपके पास इतना समय है कि आप किसी पब्लिक अथॉरिटी की मदद ले सकते हो तो वहाँ पे आपको प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। मान लो किसी ने आपको धमकी दी कि कल मैं, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो कल मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो ऐसे में आपको पुलिस के पास जाना है क्योंकि कल तक का समय आपके पास है। ऐसा नहीं है कि कोई सामने आपके ऊपर बंदूक तान के खड़ा है, तो कल तक का समय है, तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करिए और पुलिस की मदद लीजिए, ना कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके और उसी आदमी को मार दीजिए जिसने धमकी दी। वो कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ठीक है जी। अगला प्रोविजन है एक्सटेंड टू विच राइट में बी एक्सरसाइज्ड। किस एक्सटेंड तक आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को? भैया वहां तक कर सकते हो जहां पर ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है आपको अपने बचाव के लिए। ठीक है जी, वहीं तक ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा और आपने उसको गोली मार दी। ठीक है जी, तो एक्सटेंट आपको ये देखना है कि कितनी फोर्स मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी अपने बचाव के लिए, उतनी आपके राइट में आ जाएगी। ठीक है जी। अगला प्रोविजन है व्हेन दिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग ऑफ डेथ। कब ऐसी कंडीशन होगी जब आप दूसरे व्यक्ति की डेथ भी कर सकते हो और आपको सजा ना हो। ऐसा कब होगा? देखो, सबसे कॉमन सेंस की बात है कि ये किसी ना किसी सीरियस ऑफेंस में ही होगा। तो पहला ऑफेंस आप मान सकते हो कि अगर आपको जान का खतरा है तो आप दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कर दोगे, आपको कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा आपके काम को, है ना। या फिर आपका रेप करने की कोई कोशिश कर रहा है तो भी आप दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हो, हत्या कर सकते हो। या फिर आपकी प्रॉपर्टी में कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी में घुसकर कोई नुकसान पहुंचा रहा है आपकी प्रॉपर्टी को या आपको या आपके परिवार को, तो भी अगर आप अपने बचाव में उसकी मृत्यु कर देते हो तो कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। अगला है कि ये जो राइट है उसमें डेथ के अलावा आप किसी और हार्म को किस एक्सटेंट तक लोगों को पहुंचा सकते हो, कब कब पहुंचा सकते हो? व्हेन दिस राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग हार्म अदर देन डेथ। तो भैया जो इससे थोड़े से कम सीरियस ऑफेंसेस है उनमें आप हार्म पहुंचा सकते हो, है ना, सीधी सी बात है। तो कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये इसको समझने के लिए आप सब इतना समझो कि कब राइट शुरू होता है और कब तक ये लागू होता है। इसको समझने के लिए देखो, प्राइवेट डिफेंस आपको कब चाहिए होता है? जब आपको डर लग रहा है कि आपको कोई नुकसान हो सकता है, आपकी बॉडी को, आपकी प्रॉपर्टी को या किसी और की बॉडी या प्रॉपर्टी को डर लग रहा है, आपको कोई थ्रेट मिला है आपको, है ना, एप्रीहेंशन ऑफ फियर है, तभी तो प्राइवेट डिफेंस चाहते हो, अपना बचाव करना चाहते हो। तो जिस मोमेंट से वो डर शुरू होता है और जिस मोमेंट तक वो डर बना रहता है तब तक आपके पास ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो रहेगा। ठीक है जी, और उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आपके पास कोई, आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुसा है, कुछ नुकसान पहुंचाया, 2 दिन बाद आप उसको कहीं पे मिले और आपने उसको मार दिया और ये कह रहे हो कि जी ये तो प्राइवेट डिफेंस में मैंने मारा है। ऐसा नहीं होगा। उसी वक्त अगर आपने कोई एक्शन लिया है तो वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है जी। एक लास्ट सेक्शन हम कहते हैं सेक्शन 106, जो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। उसमें कहा गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
अगेंस्ट डेडली एजॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, यानी कि अपने बचाव में जब आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हमला हो रहा है, बहुत ज़्यादा गहरी चोट आपको पहुंच सकती है, आपकी मृत्यु भी की जा सकती है, उस मामले में आप किसी इनोसेंट पर्सन को भी अगर कोई हार्म पहुंचा देते हो अपने बचाव में, तो वो भी ऑफेंस के दायरे में नहीं आएगा। जैसे मान लो कोई भीड़ है जो तुली हुई है बिल्कुल आपका मर्डर करने के लिए, आपकी मृत्यु करने के लिए आपके पीछे पड़ी हुई है, और आपको कोई और रास्ता वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल अकेले हो, तो आप फायर कर सकते हो उस भीड़ के ऊपर, ये जानते हुए कि उस भीड़ में कुछ बच्चे भी होंगे जो कि बिल्कुल इनोसेंट हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है, वो ना तो आपको मारना चाहते हैं, ना जानते हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर कोई आपकी गोली उनको भी लग जाती है तो भी ये ऑफेंस के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत उन बच्चों को मारने की नहीं थी, खुद को बचाने की थी, खुद की जान को बचाने की थी। ठीक है जी, तो ये था हमारा जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो पूरे के पूरे आईपीसी में लागू होंगे। सेक्शन 6 में ये बात क्लियरली बताई गई है। ठीक है जी, इनको बार बार हर एक पेनल प्रोविजन के साथ अलग से नहीं लिखा जाएगा, अलग अलग ऑफेंस के अंडर में हर एक एक्सेप्शन को अलग से नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए इसका अलग से चैप्टर बनाया गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।